हेलो एवरीवन, वेलकम टू लच पीसीएस। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो करंट अफेयर्स का हमने सीरीज प्रारंभ किया है उसका ये चौथा वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने कुल 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर का। इस वीडियो में हम अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा जो है लेट हो गया है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। एक्चुअली ये जो सिनॉप्सिस है इसको बनाने में जो है 4 से 5 दिन लग जाता है। इसके पीछे जो है जो 1 घंटे में आप देख रहे हैं इसके पीछे जो है काफ़ी मेहनत होता है। एक्चुअली हम पूरे कंटेंट को पढ़ते हैं, पूरे न्यूज़ को पढ़ते हैं, उसका जो सार होता है आपके सामने ला करके प्रस्तुत करते हैं सिनॉप्सिस के रूप में। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है उसी को केवल जो है इसमें शामिल किया जाता है। तो इसको जो है लाइटली मत लीजिएगा, केयरफुल्ली इसको आप लोग जो है रीड कीजिएगा। और इसको जो है 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो 100% जो है ये सारे फैक्ट जो है कंठस्थ हो जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, संघाई सहयोग संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप एससीओ कहते हैं, संघाई सहयोग संगठन, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत द्वारा किया जा रहा है 2023 में। और G20 समूह का भी अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अस्थायी सदस्यों की बात करें तो कुल जो है वर्तमान में 9 अस्थायी सदस्य हैं। अभी हाल में नवीनतम सदस्य कौन बना है? ईरान बना है 2022 में। तो इसके कुल जो है सदस्य जो हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान, इसके ये जो है 9 सदस्य हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एससीओ का सदस्य नहीं है। तो याद रखिएगा, ये जो है 9 सदस्य हैं, इनका नाम याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में शामिल हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है बीजिंग में है। देखिए, संघाई जो है चीन में, संघाई एक शहर है और बीजिंग जो है चीन का कैपिटल है। तो हम क्या करते हैं, हमसे गलती ये हो जाती है कि इसका नाम है संघाई सहयोग संगठन, तो हम मान लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है संघाई होगा, लेकिन जो है इसका हेडक्वार्टर संघाई नहीं है, बीजिंग है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, G20 समूह की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इस समूह का भारत अध्यक्ष होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1999 में किया गया था। कब किया गया था? 1999 में। इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल जो है 20 सदस्य हैं। G20 समूह में कुल कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य हैं। 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ, टोटल 20। तो देशों की बात करें तो देखिए, यहाँ से जो है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा G20 का जो है सदस्य नहीं है। तो इसको केयरफुली देखिएगा। देखिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी इसका सदस्य है और इसकी अध्यक्षता कर रहा है 2023 में। इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, ये जो है इसके सदस्य देश हैं। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, कर्मयोगी मिशन, इसको जो है कैबिनेट के द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? सितंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सिविल सेवकों का कौशल विकास एवं दक्षता विकास। देखिए, पीएम डिवाइन, तो पीएम डिवाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। देखिए, इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। पूरा नाम है इसका हिंदी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल, पीएम डिवाइन। इसको कैबिनेट द्वारा मंजूरी 12 अक्टूबर 2022 को प्रदान की गई है। और इसकी घोषणा, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी परीक्षाओं में देखने को मिला है कि जो योजनाएं होती हैं उसकी घोषणा से संबंधित पूछा जाता है कि किस बजट में इसकी घोषणा की गई थी।
तो याद रखिएगा 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी और 100% जो है वित्त पोषण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है इसका। ये जो है 2022-23 से 2025-26 तक लागू रहेगा। तो इससे संबंधित जो है फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। देखिए इसे जारी किया कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प ने। भारत के रैंक की बात करें तो 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साल की तुलना में 6 स्थान की गिरावट देखने को मिली है। पूरे रिपोर्ट को भारत सरकार ने त्रुटिपूर्ण बताया और पूर्णतः इसे खारिज कर दिया है, क्योंकि एशिया में सबसे बेहतर स्थिति में किसे दर्शाया गया है, श्रीलंका को दर्शाया गया है। इसे 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी भारत से बेहतर स्थिति में है, 99वें स्थान पर है, जबकि दोनों आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, दोनों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन इन्हें जो है भारत से बेहतर स्थिति में दिखाया गया है। बिल्कुल हास्यास्पद है। अफगानिस्तान को 109वें स्थान पर रखा गया है। एशिया में एकमात्र देश है जो भारत से पीछे है, बाकी सभी देश जो है भारत से आगे हैं। इसमें देखिए ये आधार जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी आधार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 4 आधार हैं: अल्पपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 90वां इंटरपोल महासभा, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसको प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित किया गया है। इसके बैठक का आयोजन 25 वर्षों के अंतराल में भारत पर हुआ है। पिछली बार भारत में कब हुआ था? 1997 में हुआ था। तो याद रखिएगा। इंटरपोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन। इसकी स्थापना की बात करें तो 1923 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका 1949 में भारत सदस्य बना। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस, तो इसका जो है दूसरा अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ है? हैदराबाद में। इसकी मेजबानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई है। इसका थीम है वैश्विक गांव को भू सक्षम बनाना, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। भू स्थानिक डेटा के अंतर्गत स्थान विशेष की जानकारी, उसकी विशेषता, गुण इत्यादि को दर्शाया जाता है। तो भू स्थानिक जो सूचना होता है उसमें किसी स्थान से संबंधित विशेष जानकारी को दर्शाया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए अब राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए राज्य भाषा पर संसदीय समिति, राज्य भाषा पर संसदीय समिति, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई थी। इस समिति ने अपनी 11वीं रिपोर्ट सितंबर 2022 में राष्ट्रपति को सौंपा है। और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था कि हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना और सरकारी संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए सिफारिश करना। तो ये जो है इसका कार्य था। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, इन्हें जो है भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और शपथ किसके द्वारा दिलाया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। चलिए देखते हैं। देखिए भुगतान समता नीति, पे इक्विटी पॉलिसी, इसकी घोषणा BCCI के द्वारा की गई है। BCCI अब पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों को समान मैच फीस देगा, अर्थात जो है समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर जो है ये कार्य करेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 39D में किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39D, याद रखिएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है 100%। इसको जो है स्टार लगा लीजिएगा। इसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। देखिए बारीकी से देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि RO में पिछले साल काफ़ी जो है बारीकी से क्वेश्चन देखने को मिला था। देखिए सबसे स्वच्छ शहर, अब देखिए इसमें जो है 2 श्रेणियाँ हैं।
एक तो है 1 लाख से अधिक आबादी वाली और एक है 1 लाख से कम आबादी वाली। तो यहाँ पर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, केवल इसे रट के चले जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बना दिया जाता है तो गलत करके चले आते हैं। तो देखिए आप लोग जो है केयरफुल्ली देखिएगा। देखिए 1 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में इंदौर पहले स्थान पर है, सूरत दूसरे स्थान पर है और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। लेकिन यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 1 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा पहले स्थान पर है पंचगनी, महाराष्ट्र में है, और दूसरे स्थान पर है पाटन जो कि छत्तीसगढ़ में है, तीसरे स्थान पर है कराड़ जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये जो है 3 शहर हैं, इनका नाम याद रखिएगा, जो कि 1 लाख से कम आबादी वाले में सबसे स्वच्छ शहर हैं। और 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, दूसरे स्थान पर सूरत है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे स्वच्छ राज्य की बात करें तो इसकी भी जो है 2 श्रेणी है। 100 से अधिक शहरी निकायों वाले राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। लेकिन वहीं जो है 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर त्रिपुरा आता है, दूसरे स्थान पर झारखंड आता है और तीसरे स्थान पर जो उत्तराखंड आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सफाई मित्र सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ शहर, तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति को यह पुरस्कार मिला है। सफाई मित्र सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार तिरुपति को मिला है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो उत्तराखंड के हरिद्वार को प्रदान किया गया है। फास्ट मूवर सिटी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो फास्ट मूवर सिटी का पुरस्कार कर्नाटक के शिवमोगा को प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देश में स्टार रेटिंग प्राप्त शहरों की संख्या कितनी है, तो देश में स्टार रेटिंग प्राप्त शहरों की संख्या 412 है, जिसमें से 7 स्टार केवल एक शहर को मिला है। एकमात्र शहर है इंदौर जो कि सबसे स्वच्छ है। इंदौर को 7 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है, जबकि 5 स्टार 11 शहरों को मिला है। इनमें से कुछ ये महत्वपूर्ण शहर हैं, जैसे सूरत को 5 स्टार मिला है, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति, इनको जो है 5 स्टार प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, तो इसका जो है शुभारंभ कब किया गया था, 2014 में इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है 100% ठोस कचरे का प्रबंधन और 100% खुले में शौच मुक्त है। ये दोनों इसका उद्देश्य है। चलिए देखते हैं। देखिए सीबीआई को प्रदत्त सामान्य सहमति तेलंगाना के द्वारा वापस ले ली गई है। ऐसा करने वाला जो है 9वां राज्य है। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि सीबीआई को राज्य में जांच करने हेतु राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। अर्थात यदि जो है सीबीआई तेलंगाना राज्य में किसी मामले का जांच करना चाहता है तो उसे सबसे पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, तत्पश्चात जो है वो जांच कर सकता है। देखिए मिशन डेफ स्पेस, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। इसका उद्देश्य है उद्योग और स्टार्टअप के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में सशस्त्र बलों के लिए अभिनव समाधान विकसित करना। चलिए देखते हैं। देखिए बरहमा डेफ एक्सपो 2022 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। बरहमा डेफ एक्सपो 2022 इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। यह एक जो है रक्षा प्रदर्शनी आयोजन है। चलिए देखते हैं। देखिए अफस्पा सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958, तो इसमें जो है 6 माह का विस्तार किया गया है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। वर्तमान में कहाँ कहाँ लागू है देख लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, ये 5 राज्य हैं जहाँ पर वर्तमान में ये अधिनियम लागू है। देखिए इसमें जो है अशांत क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारतीय सशस्त्र बलों को एक विशेषाधिकार प्राप्त होता है। तो ये जो है अफस्पा है, इसका पूरा नाम है सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958। चलिए देखते हैं। देखिए भारतीय गुणवत्ता परिषद,
इसकी जो है रजत जयंती समारोह आयोजित की गई है नई दिल्ली में। इसके स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह रजत जयंती समारोह आयोजित की गई है। कार्यक्रम का मोटो है गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता। याद रखिएगा, इसका मोटो क्या है? गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता। इसका गठन 1997 में किया गया था। इसका पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया था। चलिए देखते हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 28 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में मनाया गया है। इसका थीम क्या है? आपदा प्रबंधन में स्वयं सेवा। थीम क्या है? आपदा प्रबंधन में स्वयं सेवा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो याद रखिएगा 2005 में अधिनियमित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो प्रकृति या मानव निर्मित आपदाओं की प्रक्रिया का समन्वय करना, आपदा से निपटने एवं संकट प्रक्रिया में क्षमता निर्माण करना इसका उद्देश्य है। चलिए देखते हैं। देखिए, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। तो आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन का शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा 2019 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में जो ये सम्मेलन हो रहा था, इसी के दौरान किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह, इसको जो है फ्रीज कर दिया गया है। चुनाव आयोग के द्वारा इसे फ्रीज कर दिया गया है। जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक इसका जो है उपयोग किसी भी जो है गुट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली जो है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के मध्य इसको लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया है। तीर और धनुष इनका जो है चुनाव चिन्ह है। चलिए देखते हैं। देखिए, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, इसे जारी किया गया है पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। इसमें जो है बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन है? हरियाणा है, याद रखिएगा। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर सिक्किम है। टेली मानस पहल की शुरुआत 10 अक्टूबर 2022 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है पूरे देश में 24 घंटे मुफ्त टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। याद रखिएगा, पूरे भारत में 24 घंटे मुफ्त टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। टेली मानस पहल 10 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, मतदाता जंक्शन की शुरुआत नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में मतदाता जंक्शन का प्रारंभ किया गया है। यह क्या है? तो यह जो है एक वर्षीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। क्या है? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है मतदाता जंक्शन। याद रखिएगा, किसके सहयोग से इसे प्रारंभ किया गया है? ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से इसे प्रारंभ किया गया है। इसका नेशनल आइकन किसे घोषित किया गया है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा अभिनेता पंकज त्रिपाठी को इसका नेशनल आइकन घोषित किया गया है। चलिए अब सामाजिक घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इसे प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और पहली बार जो है 2008 में मनाया गया था। 2022 का थीम है ग्रामीण महिलाएं भूख और गरीबी से मुक्ति हेतु विश्व की कुंजी। इसका थीम क्या है? ग्रामीण महिलाएं भूख और गरीबी से मुक्ति हेतु विश्व की कुंजी। चलिए देखते हैं। देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। देखिए, इसे जारी किया है यूएनडीपी और ओपीएचआई ने। तो ओपीएचआई का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड
ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसे सर्वप्रथम 2010 में जारी किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। देखिए लगभग जो है 1.2 अरब लोग विश्व भर में बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं। सर्वाधिक गरीबों की संख्या उप सहारा अफ्रीका में है। दूसरे स्थान पर जो है दक्षिण एशिया में सर्वाधिक गरीब हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब देश कौन है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब देश इस रिपोर्ट के अनुसार भारत है, उसके बाद नाइजीरिया है। इसके मापन का आयाम क्या है? तो इसके मापन का आयाम है, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, तीन जो है आयाम हैं, याद रखिएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। चलिए देखते हैं। देखिए गरीबी एवं साझा समृद्धि रिपोर्ट 2022, इसे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि एसडीजी 2030 में जो चरम गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है वह संभव नहीं है। इस रिपोर्ट में ऐसा उल्लेख किया गया है। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसमें संशोधन की घोषणा की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसमें घोषणा किया गया है कि लड़कियों के कौशल को गैर पारंपरिक आजीविका विकल्पों में शामिल किया जाएगा। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा 22 जनवरी 2015 को किया गया था। तो याद रखिएगा 22 जनवरी 2015, क्योंकि जो योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनको एक तरफ दे दिया जाता है, दूसरी तरफ जो उनका लॉन्चिंग ईयर है वो दे दिया जाता है और कहा जाता है कि मैच कराइए। तो मैच कराने के लिए इस टाइप के जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, 22 जनवरी 2015 में से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है बाल लिंगानुपात में सुधार तथा लिंग चयनात्मक व गर्भपात का जो है रोकथाम करना। इसका संयुक्त पहल या किसका संयुक्त पहल है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालयों का संयुक्त पहल है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में जो खाना पकाने की लागत थी उसमें जो है वृद्धि कर दी गई है। कितने परसेंट की? 9.6% की वृद्धि की गई है और यह वृद्धि वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसे कब आरंभ किया गया था? तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को 1995 में प्रारंभ किया गया था। इसका नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है। इसका उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने में मदद करना। इसका लक्ष्य है भूख और कुपोषण को कम करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति को बढ़ावा देना। इसके विशेषता की बात करें तो इसमें जो है इसकी विशेषता है कि यह जो है विश्व का सबसे बड़ा स्कूली भोजन कार्यक्रम है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक तथा 6 से 14 वर्ष आयु के बीच के छात्रों को दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए इसका नाम जो है अभी हाल ही में बदल दिया गया है। इसका नाम सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा लीजिएगा। अब इसमें जो है पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को भी शामिल कर लिया गया है जिनकी आयु 3 से 5 वर्ष है। यूनिसेफ एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट, यूनिसेफ एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। यूनिसेफ और युवा, ये तीनों संस्थाएं हैं, संयुक्त रूप से इसे इन तीनों संस्थाओं द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है देश के शिक्षा क्षेत्र में असमानताओं को दूर करना। चलिए देखते हैं। देखिए हर स्टार्ट पहल, हर स्टार्ट इनिशिएटिव, इसे लॉन्च किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इसका उद्देश्य है महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद करना। इसका समर्थन केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और यूनिसेफ के द्वारा किया गया है। देखिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। इसे आरंभ किया है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने। इसका उद्देश्य है बाल विवाह की सामाजिक बुराई को समाप्त करना। इसका लक्ष्य है भारत में बाल विवाह का जो वर्तमान डेटा है 23.3%
उसको कम करके 10% तक लाना है। चलिए देखते हैं। देखिए विरासत एवं संस्कृति, देखिए इसका PDF यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका छोटा सा शुल्क रखा गया है 25 रुपये। इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर 7007287440, इस नंबर पर आप जो है कांटेक्ट करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। गांधी जयंती, तो 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जी का कौन सा जयंती मनाया गया है? 153वां जयंती मनाया गया है, तो इसे याद रखिएगा। काटी बिहू या कोगाली बिहू, यह पर्व कहाँ पर मनाया गया है? असम में मनाया गया है। अक्टूबर के मध्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए 13वां राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव, इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। इसका मुख्य आकर्षक है राजस्थानी आयरिश प्रदर्शन सूर्य का गढ़ है। क्या है? सूर्य का गढ़ है। महाकाल लोक कॉरिडोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। देखिए इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को किया गया है। और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर की बात करें तो ये जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। इसका उद्देश्य है इस पूरे क्षेत्र में भीड़ भाड़ को कम करना और विरासत संरचनाओं के संरक्षण और जीर्णोद्धार पर विशेष जोर देना। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग, तो देख लेते हैं कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर स्थित है। मैप के माध्यम से एक दो बार इसको आप जो है रिवीजन कर लेंगे, कभी भूलेगा नहीं। देखिए केदारनाथ, केदारनाथ कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। विश्वनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। बैद्यनाथ कहाँ है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। सोमनाथ और नागेश्वर ये जो है आपके गुजरात में स्थित हैं। भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृणेश्वर ये जो है महाराष्ट्र में है। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है और रामेश्वर तमिलनाडु में है। तो ये जो है 12 ज्योतिर्लिंग है। चलिए देखते हैं। देखिए मोढेरा सूर्य मंदिर, इसमें जो है हेरिटेज लाइट का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। भारत का पहला विरासत स्थल है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित बन गया है। तो याद रखिएगा मोढेरा सूर्य मंदिर पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित हो गया है। प्रधानमंत्री द्वारा मोढेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। याद रखिएगा मोढेरा गांव को प्रधानमंत्री के द्वारा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। यह कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है और पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। यह किसको समर्पित है? तो यह मंदिर जो है सूर्य भगवान को समर्पित है। इसका निर्माण 1026 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो चालुक्य सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलिए देखते हैं। देखिए मैसूर दशहरा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? कर्नाटक के मैसूर में मनाया गया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। बथुकम्मा महोत्सव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बथुकम्मा महोत्सव मनाया गया है तेलंगाना में, जो कि एक वार्षिक उत्सव है। नवरात्रि के त्यौहार के दौरान इसे मनाया जाता है। बथुकम्मा का अर्थ है माँ देवी जीवन में पधारें। इसका अर्थ क्या है? माँ देवी जीवन में पधारें। मेला मोमेंटस प्रतियोगिता, इसका शुभारंभ दिल्ली में संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है देश में मेलों की लोकप्रियता को एक नया आयाम देना। चलिए देखते हैं। चलिए अब आर्थिक घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, इसके तहत रबी फसलों के मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। यह घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो प्रतिवर्ष भारत सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। प्रतिवर्ष 23 फसलों के लिए
इसकी घोषणा की जाती है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, इसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी सिफारिश है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसकी सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है और घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। सर्वाधिक वृद्धि किस फसल में की गई है, तो मसूर में जो है सर्वाधिक वृद्धि की गई है, 500 रुपया प्रति कुंटल किया गया है। दूसरे स्थान पर सर्वाधिक वृद्धि किस में किया गया है, तो रेपसीड और सरसों में किया गया है, 400 रुपया प्रति कुंटल वृद्धि किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए विपणन सीजन 2023-24 के लिए एमएसपी, तो गेहूं का एमएसपी क्या रखा गया है, 2125 रुपया, जौ का 1735 रुपया, मसूर का 6000 रुपया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं एमएसपी क्या होता है। देखिए सरकार द्वारा फसलों के लिए घोषित वह मूल्य होता है जिस पर सरकारें फसलों की खरीद को सुनिश्चित करती हैं ताकि कीमतों में गिरावट आने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जा सके। चलिए देखते हैं। देखिए चीनी, हाल ही में चीनी के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत हो गया है और दूसरा सबसे बड़ा भारत निर्यातक भी है चीनी का। तो याद रखिएगा चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भारत है। देखिए नई वित्त पोषण सुविधा, तो इसे किसने प्रारंभ किया है, विश्व बैंक की निजी क्षेत्र की निवेश शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने इसे प्रारंभ किया है। इसके तहत जो है $6 बिलियन का जो है वित्त पोषण किया जाएगा। उद्देश्य है खाद्य संकट से निपटना और खाद्य उत्पादन में मदद करना। चलिए देखते हैं। देखिए बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022, इसको जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य है सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता लाना तथा चुनावी प्रक्रिया में सुधार करना। तो इसके तहत संशोधन बहुराज्य सहकारी समिति 2002 में किया गया है। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो 97वां संविधान संशोधन 2011 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ROE में पूछा गया क्वेश्चन है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत भारतीय संविधान में भाग 9ख जोड़ा गया है जिसमें सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा 97वां संविधान संशोधन 2011 ये पूछा गया क्वेश्चन है। भाग 4 में अनुच्छेद 43ख जोड़ा गया है जिसमें सहकारी समितियों के संवर्धन का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑनलाइन गेमिंग उद्योग, इस पर जो है एक स्टाक फोर्स का गठन किया गया था और यह गठन जो है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसने सिफारिश किया है कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, इसे जो है विनियमित किया जाए। देखिए एक राष्ट्र एक उर्वरक, वन नेशन वन फर्टिलाइजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को किया गया है। इसको जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। सभी प्रकार के उर्वरक भारत ब्रांड के अंतर्गत बेचे जाएंगे। किस ब्रांड के तहत, भारत ब्रांड के तहत। जो इसका बैग होगा, जो उर्वरक का बैग होगा, उसके 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का लोगो होगा और 1/3 स्थान पर कंपनियों का नाम, लोगो या ब्रांड इत्यादि होगा। चलिए देखते हैं। देखिए स्वदेश दर्शन 2.0, इसको जो है नए रूप में लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है पर्यटन तथा गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण के साथ धाड़ी एवं भरोसेमंद स्थलों को विकसित करना। इसका थीम है आधारित पर्यटन सर्किट से हट करके गंतव्य पर्यटन को पुनर्जीवित करना। स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो 2014-15 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था
इसका उद्देश्य है भारत में पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना एवं विकसित करना। इसका वित्त पोषण 100% केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना, इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा शुरू किया गया है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 2002 में किया गया था। भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसका गठन किया गया था। तो दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में अनुसंधान एवं विकास के लिए निधि देना। चलिए देखते हैं। देखिए, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, इसमें जो है वित्तीय सेवा निगम के द्वारा संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य है उड्डयन उद्योग को उचित ब्याज दरों पर आवश्यक संपार्श्विक मुक्त तरलता प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या है? उड्डयन उद्योग को उचित ब्याज दरों पर आवश्यक संपार्श्विक मुक्त तरलता प्रदान करना। इसका प्रारंभ 20 मई 2020 को किया गया था। 20 मई 2020 को किया गया था। इसके तहत योग्य एमएसएमई और इच्छुक मुद्रा कर्जदारों को 3 लाख रुपए तक की आंतरिक फंडिंग प्रदान की जाती है। तो याद रखिएगा। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। इसे किसने जारी किया है? तो इसे जो है आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। आईएमएफ की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। भारत इसका सदस्य कब बना था? 1945 में बना था। और इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो 190 सदस्य हैं। ब्रेटन वुड जुड़वा किसे कहा जाता है? तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड जुड़वा भी कहा जाता है। आईएमएफ वर्ष में 2 बार इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। तो इस रिपोर्ट में वैश्विक विकास दर का अनुमान कितना रखा गया है? देखिए, 2021 के लिए 6%, 2022 के लिए 3.2% और 2023 के लिए 2.7% विकास दर रखा गया है। इस रिपोर्ट में भारत के विकास दर का अनुमान 2022 में 6.8% है। अर्थात जो है आईएमएफ के इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में 6.8% की विकास दर के साथ आगे बढ़ेगा। भारत 2022 और 23 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक बना रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह, तो वित्त मंत्रालय के अनुसार इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 में यह बढ़ करके 7.45 लाख करोड़ हो गया है। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो इसमें भुगतान व्यक्ति या संस्था द्वारा सीधे सरकार को किया जाता है। और इसका जो है एग्जाम्पल है आयकर, कैपिटल गेन टैक्स, प्रतिभूति लेन देन कर, कारपोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स। ये जो है प्रत्यक्ष आयकर के अंतर्गत आते हैं। और अप्रत्यक्ष आयकर किसे कहते हैं? तो सेवाओं और उत्पादों पर जो टैक्स लगाया जाता है तो उसे जो है अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और जीएसटी को रखा जाता है। तो ये जो उदाहरण है इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ, इसे प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 जिलों में इसे स्थापित किया गया है। इसका प्रस्ताव किस बजट में लाया गया था? तो 2022-23 के बजट में इसे प्रस्तावित किया गया था। यह लोगों को बचत खाता खोलने, बैलेंस चेक करने, फंड ट्रांसफर जैसी कई तरह की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। नियो बैंक क्या है? देख लेते हैं नियो बैंक क्या है। नियो बैंक एक डिजिटल बैंक है। इसकी कोई अपनी शाखा नहीं है, पूरी तरह से ऑनलाइन है। तो पूरी तरह से डिजिटल बैंक है नियो बैंक। चलिए देखते हैं। देखिए, नीतिगत रेपो दर,
तो अक्टूबर 2022 में रेपो दर में 50 आधार अंक की वृद्धि कर दी गई है और जो है यह 5.9% हो गया है। वृद्धि इसमें मौद्रिक नीति समिति के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। इसकी बात करें तो इसका गठन आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 2016 में किया गया है और इसकी सिफारिश उर्जित पटेल समिति के द्वारा की गई थी। इसमें कुल जो है 6 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर द्वारा किया जाता है। विकास दर का अनुमान, तो 2023 में इसके द्वारा विकास दर का अनुमान लगाया गया है कि 2023 में 7% विकास दर रहेगा। मुद्रास्फीति अनुमान 2022-23 में 6.7% का लगाया गया है। मौद्रिक नीति की बात करें तो ये जो है आरबीआई द्वारा अपनाया जाने वाला उपकरण है जिसके माध्यम से आरबीआई बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। चलिए देखते हैं। देखिए कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेपो रेट किसे कहते हैं या जो है रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं। तो देख लेते हैं। देखिए जिस दर पर आरबीआई अल्पकाल के लिए बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो रेट कहते हैं और जिस दर पर आरबीआई अल्पकाल के समय के लिए बैंकों से ऋण लेता है तो उसे जो है रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इस पर एक जो है कॉन्सेप्ट नोट जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा। इसका उद्देश्य है डिजिटल रुपए के बारे में जागरूकता पैदा करना। ई रुपया या जो है डिजिटल रुपया क्या है? तो ये जो है भारतीय रुपए का एक डिजिटल संस्करण है, याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आरओ में पूछा जा चुका है। तो देखिए वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का एक मसौदा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को संसाधन जुटाने में सक्षम बनाना। इसके स्थापना की बात करें तो देखिए 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, अर्थात जो है पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत इसे जो है स्थापित किया गया है, तो अधिनियम याद रखिएगा। इसकी सिफारिश है नरसिम्हम समिति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नरसिम्हम समिति के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है ग्रामीण ऋण जरूरतों को पूरा करना। इसमें इक्विटी हिस्से की बात करें तो इसमें जो है भारत सरकार का 50%, प्रायोजक बैंक का 35% और राज्य सरकार का 15% हिस्सा है। चलिए देखते हैं। देखिए निहोंसु या जापानी सेक नई दिल्ली में स्थित है जापानी दूतावास द्वारा इसके लिए जीआई टैग की मांग की गई है। पहली बार जापान के किसी उत्पाद के लिए भारत में जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया है। यह जो है एक मादक पेय पदार्थ है जिसे किडवी चावल से निर्मित किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए इसका यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7007287440। इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका शुल्क मात्र 25 रुपये है। चलिए देखते हैं। देखिए रबड़ बोर्ड, तो रबड़ बोर्ड की 182वीं बैठक कहाँ पर हुई है? केरल के कोट्टायम में हुई है। देखिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात, तो धनलक्ष्मी बैंक के पूंजी पर्याप्तता अनुपात में गिरावट के कारण आरबीआई के द्वारा इस बैंक की निगरानी की जा रही है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या है? तो ये जो है बैंक की पूंजी और जोखिम का अनुपात है। अंकटाड व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2022, इसे अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है। अंकटाड की बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर
स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसके सदस्यों की बात करें तो यहाँ पर इसके सदस्यों की संख्या 195 है। याद रखिएगा, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 195 है। इसके द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुपात प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार 2021 में 8.2%, 2022 में 5.7% और 2023 में 4.7% भारत का आर्थिक वृद्धि अनुमानित है, जो कि लगातार जो है गिरावट की स्थिति को दर्शा रहा है। विश्व आर्थिक विकास दर का अनुमान इसके द्वारा लगाया गया है। तो विश्व आर्थिक विकास दर 2022 में 2.5% और 2023 में 2.2% अनुमानित है। चलिए देखते हैं। देखिए डूम लूप, तो ये जो है नया टर्म है, तो इसे जानना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, ऐसी स्थिति जिसमें एक नकारात्मक आर्थिक स्थिति दूसरी नकारात्मक आर्थिक स्थिति पैदा करती है, जो बदले में तीसरी नकारात्मक स्थिति बनती है या पहले को मजबूत करती है, तो इसे जो है डूम लूप कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीक ऋण संकट। देखिए, इसका उल्लेख जिम कॉलिंस के द्वारा अपने बुक गुड टू ग्रेट में किया गया है। तो याद रखिएगा, जिम कॉलिंस। विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल या ब्राउनफील्ड बंदरगाह, इसकी आधारशिला गुजरात के भावनगर में प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई है। चालू होने की संभावना 2026 तक है। इसका विकास ट्रिपल P मॉडल पर किया जा रहा है, सार्वजनिक निजी भागीदारी। चलिए देखते हैं। देखिए, एल्युमिनियम फ्रेट रेक। भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर किया गया है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है इसे। देखिए, फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस पर टोयोटो की अपनी तरह की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। ये 100% पेट्रोल के साथ साथ 20 से 100% मिश्रित एथेनॉल और विद्युत शक्ति पर चलने वाला व्हीकल्स है। चलिए देखते हैं। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए, पश्चिमी सेती परियोजना और सेती नदी परियोजना विकसित करने हेतु समझौता किया गया है। राष्ट्रीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत और जो है नेपाल निवेश बोर्ड। तो भारत के राष्ट्रीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और नेपाल निवेश बोर्ड के द्वारा पश्चिमी सेती परियोजना के विकास हेतु समझौता किया गया है। यह परियोजना किस नदी पर बन रही है? सेती नदी पर बन रही है। और सेती नदी किसकी सहायक नदी है? तो नेपाल में कर्णाली नदी की जो है सहायक नदी है। चलिए देखते हैं। देखिए, यूएसए इंडिया स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, तो इसे यूएसए इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किया गया है। इसके जो है 5 स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं? तेल और गैस स्तंभ, शक्ति और ऊर्जा दक्षता स्तंभ, तीसरा है अक्षय ऊर्जा स्तंभ, चौथा है सतत विकास स्तंभ और पांचवा है उभरते ईंधन और प्रौद्योगिकियां। चलिए देखते हैं। देखिए, नया रक्षा उद्योग कार्य समूह, तो इसे जो है बनाने का निर्णय भारत और यूके रक्षा संगठनों के द्वारा लिया गया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम रक्षा संगठनों के द्वारा इसे बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्घाटन बैठक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया है। देखिए, तिबोलॉजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, इस पर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका ने आरोप लगाया है इस कंपनी पर कि ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों को ये बेचने का कार्य कर रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी है। क्या नाम है इसका? तिबोलॉजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। चलिए देखते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खूब चर्चा में रहा है, कर्च जलडमरू मध्य। इसमें जो है आग लग गया है
ट्रक बम विस्फोट के कारण, जो कि जो है रसिया यूक्रेन क्राइसिस के समय काफ़ी चर्चा में रहा है। यह जो है काला सागर और अजोव सागर को जोड़ता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और क्रीमिया और रूस को अलग करता है। देखिए गैलापैगोस द्वीप समूह, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है यहाँ से क्वेश्चन। देखिए एक अध्ययन में पाया गया है कि ठंडी महासागरीय धाराओं ने ग्लोबल वार्मिंग से इस द्वीप की जो है रक्षा की है। किसने? ठंडी महासागरीय धाराओं ने। यह कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर में स्थित है। यह इक्वेडोर देश का एक भाग है। इसे 1978 में यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए दूसरा भारत अफ्रीका रक्षा संवाद, तो इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। जब डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन हो रहा था, उसी के दौरान इसका आयोजन भी हुआ है। इसमें जो है 50 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया है। इसका थीम है रक्षा और सुरक्षा सहयोग में तालमेल एवं सुदृढ़ता के लिए रणनीति को अपनाना। इसका पहला सम्मेलन 2030 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। डेफ एक्सपो के दौरान प्रत्येक 2 वर्ष में इसका जो है आयोजन किया जाता है। G20 के विदेश मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो अमेरिका के वाशिंगटन में। चलिए देखते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया है। चीन में अशांत क्षेत्र सिंजियांग में मानवाधिकार की स्थिति पर चर्चा हेतु संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें भारत द्वारा हिस्सा नहीं लिया गया है। देखिए ओपेक प्लस समूह, इसने जो है 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन में कटौती करने का निर्णय लिया है। ओपेक की बात करें तो इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें कुल जो है 13 सदस्य देश हैं। पहले 14 थे, 2019 में कतर इससे बाहर हो गया है। तो ओपेक के जो 13 सदस्य हैं प्लस 10 अन्य सदस्य हैं, तो दोनों को मिला करके ओपेक प्लस समूह कहा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की सूची 1267 है। इसमें जो है लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष नेताओं को नामित करने हेतु भारत और अमेरिका के द्वारा एक संयुक्त प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर जो है चीन के द्वारा वीटो करके रोक लगा दिया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हथियार उत्पादन क्षमता रिपोर्ट। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हथियार उत्पादन क्षमता रिपोर्ट, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? शिप्री के द्वारा जारी किया गया है, जिसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें शीर्ष स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर जापान है, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है, चौथे स्थान पर भारत है। इसमें जो है इस रिपोर्ट में कुल 12 देशों को शामिल किया गया है। 2016 से 20 के मध्य विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक भारत दूसरे स्थान पर है और चीन जो है 5वें स्थान पर है। देखिए 6वां पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्री शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन वियतनाम के हनोई में हुआ है। 7वां भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका समुद्री अभ्यास, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो साउथ अफ्रीका के गकबेरहा पोर्ट पर किया गया है। कहाँ पर? गकबेरहा पोर्ट पर, जिसको अन्य नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एलिजाबेथ पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समुद्री अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया है तेग क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकस, एक चेतक हेलीकॉप्टर मार्कोस स्पेस फोर्स के द्वारा। ये कुछ अन्य समुद्री युद्धाभ्यास हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। देखिए कॉर्पेट, इसका जो है
आयोजन भारत और थाईलैंड के मध्य किया जाता है। कोंकण शक्ति समुद्री सैन्य अभ्यास, यह जो है भारत और यूके अर्थात जो है ब्रिटेन के मध्य होता है। समुद्र शक्ति, इसका आयोजन भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। सिम्बेक्स, इसका आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। जैर अल बहर, इसका आयोजन भारत और कतर के मध्य होता है। और समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत और जापान के मध्य होता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, बिजनेस 20 इंडोनेशिया ग्लोबल डायलॉग, इसकी मेजबानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और भारत उद्योग परिसंघ के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसका उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत सिफारिशें देना। चलिए देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन सुरक्षा केंद्रित कानून, ऑनलाइन सुरक्षा केंद्रित कानून, इसको मंजूरी दिया है यूरोपीय संघ ने, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करना, जैसे यूट्यूब, गूगल, फेसबुक इत्यादि को नियंत्रित करना। चलिए देखते हैं। देखिए, भारत रूस व्यापारिक संबंध है, तो इससे संबंधित जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि भारत और रूस के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में वृद्धि हुआ है। अब रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार बन गया है, जबकि पिछले वर्ष की बात करें तो रूस 25वां जो है सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार था। अब जो है 7वां सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार हो गया है। 2022-23 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार, तो 2022-23 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार किसने किया है? तो सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार अमेरिका हो गया है। पहले चीन था, अब अमेरिका हो गया है। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर यूएई है, चौथे स्थान पर सऊदी अरब है और 5वें स्थान पर इराक है। चलिए देखते हैं। देखिए, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने हेतु उपाय करना। इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग के नाम से भी इसे जाना जाता है। याद रखिएगा, FATF को ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन की अस्थायी जैव प्रदूषक समीक्षा समिति की 18वीं बैठक इटली के रोम में आयोजित की गई है। अस्थायी जैव प्रदूषक सूची में 5 रसायनों को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, कितने रसायनों को? 5 रसायनों को। ये 5 रसायन है। पहला है क्लोरपाइरीफोस। क्या है? क्लोरपाइरीफोस। इस सूची में इस रसायन को शामिल करने का भारत ने विरोध किया है, क्योंकि इसका जो है वायुमंडल में सांद्रता कम है। दूसरा है क्लोरीन युक्त पैराफिन। तीसरा है लंबी श्रृंखला वाले परफ्लुरोकार्बोक्जिलिक एसिड। चौथा है डिक्लोरेन प्लस। पांचवा है UV 328। ये 5 रसायन हैं, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर स्वीडन में 2001 में किया गया। यह 2004 में प्रभावी हुआ। भारत ने इसकी पुष्टि 2006 में की थी। अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक जो होते हैं वो अस्थायी रासायनिक पदार्थ होते हैं और मानव एवं वन्य जीव दोनों को प्रभावित करते हैं, दोनों के लिए विषाक्त होते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, आर्कटिक महासागर में रासायनिक परिवर्तन, तो शोधकर्ताओं के द्वारा बताया गया है कि आर्कटिक महासागर में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और इसकी अम्लीयता में वृद्धि हो रही है। अन्य महासागरीय जल की तुलना में इसके अम्लीयता में 3 से 4 गुना तेजी से वृद्धि हो रही है। गैलापैगोस द्वीप समूह अभी आपने पढ़ा है। इस पर एक जो है अध्ययन प्रकाशित किया गया है PLOS क्लाइमेट नामक जर्नल में।
और बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग से ठंडी जलधाराओं द्वारा इसकी सुरक्षा की जा रही है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर में स्थित है। यह इक्वेडोर का एक भाग है। देखिए लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। 2021 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इसकी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात के एकता नगर में किया गया है। उस समय जो है यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस भी उपस्थित थे। इसका उद्देश्य है सचेत और विचारपूर्ण उपयोग के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना। चलिए देखते हैं। देखिए संपीड़ित बायोगैस प्लांट, इसका उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। और यह उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पंजाब के संगरूर में किया गया है। याद रखिएगा, पंजाब के संगरूर में संपीड़ित बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस प्लांट है। इसमें जो है निवेश किया है जर्मनी की एक कंपनी है बर्बियो एजी ने इसमें निवेश किया है। चलिए देखते हैं। देखिए नील कुरिंजी पौधे की 6 किस्मों की पहचान की गई है। यह पश्चिम घाट क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। इसका फूल बैंगनी नीले रंग का होता है तथा यह 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्पित होती है। मतलब 12 वर्ष में केवल एक बार इसमें पुष्प आता है। चलिए देखते हैं। देखिए गिद्धों का संरक्षण, तो गिद्धों का संरक्षण तमिलनाडु के द्वारा किया जा रहा है। गिद्धों की संख्या में गिरावट का कारण क्या है? तो गिद्धों की संख्या में गिरावट का कारण है डाइक्लोरोफिनेक दवा है, जिसे 2008 में प्रतिबंधित कर दिया गया है। गिद्धों के संरक्षण का केंद्र कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और त्रिपुरा में स्थित है। गिद्ध बचाव केंद्र कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो हरियाणा के पिंजौर में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में है, असम के गुवाहाटी में है और तेलंगाना के हैदराबाद में है। चलिए देखते हैं। देखिए लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022, इसे जो है WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के द्वारा जारी किया गया है। तो इसे जो है प्रतिवर्ष इसके द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक जैव विविधता और ग्रह के स्वास्थ्य को यह दर्शाता है। पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की आबादी में 6% की गिरावट इस रिपोर्ट में दर्ज की गई है। सर्वाधिक गिरावट लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में देखी गई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक 55% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? WWF के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022, इसे UNDP के द्वारा जारी किया गया है। UNDP की बात करें तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्थात जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसे हिंदी में आप कहते हैं। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। यह इसके साथ साथ अन्य रिपोर्ट भी जारी करता है, जैसे जो है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट, इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लैनेट और फ्रंटियर्स रिपोर्ट जैसे जो है लॉन्च करता है। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022 की बात करें तो इसका थीम है द क्लोजिंग विंडो, क्लाइमेट क्राइसिस कॉल फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज। रिपोर्ट के अनुसार 2015 में पेरिस जलवायु समझौते में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में दुनिया पिछड़ रही है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022। देखिए जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022, इसको क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी के द्वारा जारी किया गया है और इसका
स्थापना कब किया गया था? तो 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका थीम है ऊर्जा संकट के लिए G20 प्रतिक्रिया, 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए महत्वपूर्ण। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वैश्विक स्तर पर शीर्ष 1% व्यक्तिगत उत्सर्जन कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 17% के लिए जिम्मेदार है। विश्व की सबसे गरीब 50% जनसंख्या कुल वैश्विक उत्सर्जन के 12% के लिए जिम्मेदार है। भारत के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1990 से 2019 के दौरान 182% की वृद्धि हुई है। देखिए, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। देखिए, इस पर जो है यूपी गवर्नमेंट को एनजीटी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि 6 माह में इसकी जो है सीमा का निर्धारण किया जाए। एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? तो एनजीटी के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा 4 जिलों में स्थित है, 4 जिलों में फैला हुआ है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, पंगेसियस इकारिका, ये जो है कैट फिश की एक नई प्रजाति है जिसकी खोज कावेरी नदी में मेट्टूर बांध के पास किया गया है। इसका नामकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। मेट्टूर बांध कहाँ पर है? तो ये जो है कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है, याद रखिएगा, मेट्टूर बांध है। देखिए, 110 प्राथमिकता वाली प्रजातियों की सूची, इसे ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अगले 10 वर्षों में इसे बचाने की कोशिश की जाएगी। इस सूची में कोआला को भी शामिल किया गया है, जिसे आईयूसीएन ने 2022 में सुभेद्यता से लुप्त प्राय श्रेणी में डाल दिया है। देखिए, ब्लू फ्लैग प्रमाणन, तो लक्षद्वीप के 2 तट हैं जिसे यह प्रदान किया गया है। एक है मिनिकॉय थुंडी समुद्र तट, दूसरा है कदमत समुद्र तट। तो भारत के कुल कितने ऐसे तट हैं जिसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा 12 हैं। यह जो है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए देखते हैं। सितरंग चक्रवात, याद रखिएगा, सितरंग चक्रवात, यह जो है बंगाल की खाड़ी में आया है और इससे भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुए हैं। इसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि संबंधित चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? थाईलैंड। वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022, वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022, इसका आयोजन इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर द्वारा किया गया है और यह कहाँ पर हुआ है? दक्षिण कोरिया में हुआ है। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? हैदराबाद को, याद रखिएगा। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद को प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे, इसकी घोषणा आईयूसीएन के द्वारा 12 अक्टूबर 2022 को की गई है। प्रथम आयोजन आगरा में आईयूसीएन और उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा किया गया है। चलिए अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, 6वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है और इसका शुभारंभ भारत में 5G सेवा के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। हाफ ह्यूमनाइड रोबोट, नाम है व्योममित्र, इसकी जानकारी श्याम दयाल देव के द्वारा दिया गया है, जो कि इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट के निर्देशक हैं। यह जो है एक मानव रहित उड़ान के लिए विकसित किया गया है। देखिए, ह्यूमनाइड का अर्थ होता है मूल रूप से एक रोबोट जो मानव की तरह दिखता है, और हाफ ह्यूमनाइड का मतलब होता है कि केवल एक सिर, 2 हाथ और एक धड़ से बना हुआ रोबोट हाफ ह्यूमनाइड कहा जाता है। धड़ के नीचे वाला हिस्सा उसका
नहीं होता है। यदि धड़ के नीचे वाला पूरा जो है मानव की तरह रोबोट बना है तो वो ह्यूमनाइड कहा जाएगा, और यदि आधा बना है तो हाफ ह्यूमनाइड कहा जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सुपर मैसिन ब्लैक होल, सुपर मैसिन ब्लैक होल, इसकी खोज मुंबई विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है RAD 12 आकाश गंगा के केंद्र में स्थित है, और पृथ्वी से इसकी दूरी की बात करें तो लगभग 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। ब्लैक होल की बात करें तो देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक होल किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसी खगोलीय पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। चलिए देखते हैं। देखिए, चंद्रमा की सतह पर सोडियम की मैपिंग इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 की सहायता से किया गया है। चंद्रयान 2 की बात करें तो इसका सफल प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को किया गया था, इसरो के द्वारा किया गया था। और ये जो है GSLV मार्क 3 M1 के माध्यम से किया गया था, तो इसे याद रखिएगा। यह प्रक्षेपण यान था GSLV मार्क 3 M1। इसमें जो है ऑर्बिटर, रोवर प्रज्ञा और लैंडर विक्रम शामिल थे, जिसमें से ऑर्बिटर कार्यरत है और इसी के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर सोडियम का मैपिंग किया गया है। लैंडर, जिसका नाम था विक्रम, ये चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के समय विफल हो गया था। चलिए देखते हैं। देखिए, 36 उपग्रहों को इसरो के द्वारा GSLV मार्क 3 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। ये 36 उपग्रह UK यूनाइटेड किंगडम के वन वेब कंपनी के हैं। किसके हैं? UK स्थित वन वेब कंपनी के हैं। भारत के किसी भी प्रमोशन यान द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला सबसे भारी पेलोड है यह, याद रखिएगा। 36 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया गया है, जो कि जो है अभी तक भारत के किसी प्रमोचक यान द्वारा लॉन्च किया जाने वाला सबसे भारी पेलोड है ये। चलिए देखते हैं। देखिए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। देखिए, इसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वीडिश अनुवांशिकविद स्वांते पाबो को सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, ये कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं, स्वांते पाबो। इन्होंने विलुप्त होमिनिन डेनिसोवा और मानव विकास के क्षेत्र में शोध किया है, इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं। प्रचंड, प्रचंड क्या है? प्रचंड एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि प्रचंड क्या है, तो आपका आंसर होगा हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। इसे जो है जोधपुर हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के द्वारा विकसित किया गया है, स्वदेशी रूप से पूर्णतः इसे विकसित किया गया है। दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर आवश्यक वस्तुओं के साथ उतर सकता है और उड़ान भर सकता है। क्या नाम है इसका? प्रचंड। देखिए, आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर, इसे विकसित किया है इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने। मलेरिया फैलाने वाले जो परजीवी होते हैं उसके विकास को धीमा करने में सफलता मिली है। तकनीक का प्रयोग किया गया है क्रिस्पर Cas9 आधारित जीन ड्राइव तकनीक। तो किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? क्रिस्पर Cas9। क्रिस्पर तकनीक क्या है? तो ये जो है मूल रूप से जीन एडिटिंग तकनीक है, जिसका प्रयोग जीन में मौजूद जानकारी को बदलने या किसी जीव के जीनोम को बदलने के उद्देश्य से किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ईमानदारी से आप लोग तैयार कीजिएगा। गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 99% क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी मेहनत के साथ इसको संकलित किया गया है। 4 से 5 दिन इस सिनॉप्सिस को बनाने में लगता है।
तो निसंदेह इसके पीछे काफ़ी मेहनत किया गया है। और इसके साथ साथ देखिए जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, जो पॉइंट है, उसके साथ साथ जो है स्टैटिक्स के जो कुछ पॉइंट है उसको भी ऐड कर दिया गया है, ताकि स्टैटिक्स के भी पोर्शन कुछ कवर हो जाए। तो इससे जो है प्रश्न के जो आने की संख्या है वो और बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसको जो है आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। 2-3 बार यदि रिवीजन कर लेंगे तो अच्छे से सारे पॉइंट कंठस्थ हो जाएंगे। देखिए सीसा विषाक्तता रिपोर्ट, इसे नीति आयोग तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वैश्विक स्तर पर 800 मिलियन बच्चे, अर्थात जो है 3 में से 1 बच्चे के रक्त में लेड का जो स्तर है वो 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक है। सर्वाधिक प्रभावित राज्य इससे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। यह जो है शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है जो कि बच्चों के दिमाग को क्षति पहुंचाता है, अर्थात बच्चों के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। चलिए देखते हैं विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022। इसका आयोजन जर्मनी के बर्लिन में किया गया है। इसकी सह मेजबानी WHO के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए नवीन समाधानों को प्रोत्साहित करना तथा तत्संबंधित विनियम को मजबूत करना। पोलियो रोग जो है विषाणु से होता है, जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे प्रभावित होते हैं। भारत को पोलियो मुक्त 27 मार्च 2014 में ही WHO के द्वारा घोषित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए पावरएक्स 2022 यह एक जो है साइबर सुरक्षा अभ्यास है। इसका आयोजन भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सर्ट इन तथा कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम इन पावर सेक्टर पावर CSIRT के द्वारा किया गया है। इसका थीम है IT और OT बुनियादी ढांचे में साइबर प्रेषित व्यवधान से बचाव। इसका उद्देश्य है IT और OT प्रणालियों में साइबर घटना को पहचानना, उसका विश्लेषण करना और प्रतिक्रिया देना। चलिए देखते हैं। देखिए इसरो का मंगल मिशन मार्स ऑर्बिटर क्राफ्ट का ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूटने की पुष्टि इसरो के द्वारा किया गया है। यह मिशन जो है पूर्ण हो चुका है। मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम या मंगलयान इसका नाम है। इसे 5 नवंबर 2013 को इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था इसने 24 सितंबर 2014 को। भारत, रॉसकॉस्मॉस, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद किसी अन्य ग्रह पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश है, जबकि दुनिया का चौथा देश है। चलिए देखते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा 1901 में प्रारंभ किया गया था। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल के नाम से इसे प्रदान किया जाता है। जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है उसे नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है तथा अन्य नोबेल पुरस्कार को स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रदान किया जाता है। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2022 की बात करें तो इससे 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। कैरोलिन बर्टोजी जो कि अमेरिका के हैं, मोर्टन मेल्डल डेनमार्क के हैं, बैरी शार्पलेस ये जो है अमेरिका के हैं। तो इन तीनों लोगों को क्लिक केमिस्ट्री में उनके योगदान के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, साथ ही साथ ये किस देश से बिलोंग करते हैं इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 इससे 3 लोगों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। एलेन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन क्लासर ये जो है USA के हैं और एंटोन जिलिंगर ये जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं।
तो इनको जो है संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। क्वांटम यांत्रिकी में योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 से 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। तीनों जो है अमेरिकी नागरिक हैं। बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबबिंग। क्या नाम है? फिलिप डायबबिंग। इनको जो है बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो फ्रांस के एनी एर्नाक्स को प्रदान किया गया है। क्या नाम है? एनी एर्नाक्स। इनको यह पुरस्कार साहस और नैदानिक तीक्ष्णता जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है के लिए प्रदान किया गया है। देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार 2022, इससे जो है बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलिस बालियास्की को सम्मानित किया गया है। और 2 संस्थान हैं, एक है मेमोरियल और दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। मेमोरियल जो है रूसी मानवाधिकार संगठन है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। तो 2 संस्थानों को और एक जो है व्यक्ति को यह सम्मान प्रदान किया गया है। यह जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, इसका जो है बंगाल की खाड़ी में INS अरिहंत से सफल प्रक्षेपण किया गया है। चलिए अब जो है राज्यवार घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसके विकास की मंजूरी उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। यह कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है बाघ संरक्षण को बढ़ावा देना। इसे चित्रकूट में, बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जिले में से स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का यह चौथा टाइगर रिजर्व है। तो पहला 3 टाइगर रिजर्व कौन सा है? दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। याद रखिएगा, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ ये पहले 3 टाइगर रिजर्व हैं और चौथा होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट में से स्थापित किया जाएगा। इसे वन्यजीव संरक्षण नियम 1972 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है सीधे सीधे क्वेश्चन कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1972। देखिए, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022, इससे उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश को यह सम्मान प्रदान किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23, इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा रायपुर में किया गया है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर खेलों को एक मंच उपलब्ध कराना ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को अपनी संस्कृति के लिए गर्व की भाव पैदा हो। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, तो विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिले में स्थापित किया जा रहा है, जिसका विस्तार 10,000 एकड़ क्षेत्र में है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में अग्रणी है तमिलनाडु। याद रखिएगा, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में अग्रणी कौन है? तमिलनाडु है। कडबूर स्लेंडर लोरिश अभ्यारण्य, यह अधिसूचित किया गया है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु के करूर और डिडिगुल में, तमिलनाडु के करूर और डिडिगुल जिले में से स्थापित किया जाएगा। देश का पहला स्लेंडर लोरिश अभ्यारण्य है। स्लेंडर लोरिश ये जो है छोटी स्तनधारी जीव है, भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। निशाचर जो है प्रवृत्ति का है, रात में जो है ये जो है विचरण करता है और IUCN द्वारा इसे लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है।
चलिए देखते हैं। हिमकैड योजना, तो हिमकैड योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो हिमकैड योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इसे जो है लॉन्च किया गया है। मेघा कयाक महोत्सव 2022, इसका आयोजन मेघालय के उमथम गांव में किया गया है। उमट्रेओ नदी में इसका जो है आयोजन होता है। यह इसका जो है 5वां संस्करण है। आसरा पेंशन योजना, इसे जो है 8 नवंबर 2014 को तेलंगाना के द्वारा शुभारंभ किया गया है। इसका विस्तार सभी गरीबों तक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है सभी गरीबों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना। क्या नाम है इसका? आसरा पेंशन योजना। सभी के लिए फुटबॉल पहल, इसका शुभारंभ उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर स्थापित करना। सभी के लिए फुटबॉल पहल। चलिए देखते हैं। देखिए पुल्लम पारा ग्राम पंचायत, ये जो है देश की प्रथम पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत है। इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा किया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। क्या नाम है? पुल्लम पारा ग्राम पंचायत। देश की प्रथम पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत है। मोढेरा गांव स्थित है गुजरात में। देश का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है प्रधानमंत्री ने। साल्ट परियोजना, इसका पूरा नाम है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। आंध्र प्रदेश की यह परियोजना है। यह स्कूली शिक्षा क्षेत्र की पहली परियोजना है जिसे विश्व बैंक द्वारा बिना शर्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देख लेते हैं। देखिए DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं और शपथ किसने दिलाया है? राष्ट्रपति ने। नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत हुई है? 124 सब क्लास 2 के तहत इनकी नियुक्ति हुई है। इन्होंने UU ललित का स्थान लिया है। चलिए देखते हैं। देखिए R वेंकटरमणि, ये जो भारत के नए महान्यायवादी बने हैं और इन्होंने KK वेणुगोपाल का स्थान लिया है। इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 सब क्लास 1 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इनकी पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी। ऋषि सुनक जो है भारतीय मूल के प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। इनकी पार्टी का नाम है कंजरवेटिव पार्टी। इन्होंने लिज ट्रस का स्थान लिया है। इससे पहले लिज ट्रस प्रधानमंत्री थी ब्रिटेन की। उनके स्थान पर ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। 200 सालों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे युवा नेता हैं। चलिए देखते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों का निधन हो गया है, देख लेते हैं। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, इनका जो है निधन हो गया है। इन्होंने ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की खोज की थी। ORS पानी ग्लूकोज नमक का संयोजन है। यह डिहाइड्रेशन से होने वाली मृत्यु की रोकथाम में भूमिका निभाता है। पिनाकी चौधरी का निधन हो गया कोलकाता में, जो कि बंगला फिल्म निर्देशक थे। मुलायम सिंह यादव का भी निधन हो गया है, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार जो है 1989 में मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बार 1993 से 95 तक मुख्यमंत्री थे। तीसरी बार 2003 में मुख्यमंत्री बने थे। 1996 में देश के रक्षा मंत्री भी बने थे। ये जो है लोकसभा के लिए 7 बार निर्वाचित हुए थे, विधानसभा के लिए 8 बार निर्वाचित हुए थे और विधान परिषद के लिए 1 बार निर्वाचित हुए थे। चलिए देखते हैं पुरस्कार एवं सम्मान।
देखिए नानसेन पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए इससे किसको सम्मानित किया गया है? पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के द्वारा सम्मानित किया गया है। शरणार्थियों का सहयोग करने के लिए यह सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, इससे जो है यूनकिंग तांग को प्रदान किया गया है। यूनकिंग तांग को, जो कि चीनी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक के पद पर कार्यरत हैं। इनको शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? यूनकिंग तांग। चलिए देखते हैं। देखिए आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022, इसे जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा प्रदान किया गया है। शीर्ष प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया है? तो राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने इसमें जो है शीर्ष प्रदर्शन किया है। जिलों में देखा जाए तो पार्वतीपुरम मान्या, आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मान्या ने इसमें शीर्ष प्रदर्शन किया है। सरकारी सुविधा केंद्रों की बात करें तो कर्नाटक के जिला अस्पताल धारवाड़ ने इसमें शीर्ष प्रदर्शन किया है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर ने इसमें शीर्ष प्रदर्शन किया है। चलिए देखते हैं। देखिए सखारोव पुरस्कार 2022 मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए देखिए इसे जो है यूरोपीय संसद के द्वारा प्रदान किया जाता है। और किसे प्रदान किया गया है? तो यूक्रेन के लोगों को प्रदान किया गया है। विचारों की स्वतंत्रता के लिए यह पुरस्कार यूक्रेन के लोगों को प्रदान किया गया है यूरोपीय संसद के द्वारा। देखिए बुकर पुरस्कार 2022, इससे जो है सुहान करुणा तिलका को सम्मानित किया गया है, जो कि दूसरे श्रीलंकाई हैं। किस उपन्यास के लिए सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है? द सेवन मून्स ऑफ मॉली अल्मेडा। किसके लिए? द सेवन मून्स ऑफ मॉली अल्मेडा के लिए। यह एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल अंग्रेजी में लिखे गए और यूके तथा आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण चर्चित स्थल देख लेते हैं। देखिए खांग खुई मंगशोर गुफा, यह जो है पाषाण युग की एक गुफा है जो कि मणिपुर में स्थित है। इसमें जो है अधिक पर्यटन अनुकूल बनाने के लिए जो चमगादड़ थे उनको मारा गया है। संगरूर जो कि पंजाब में स्थित है, यहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है और यह उद्घाटन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास 2022, इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया है। किसके किसके मध्य हुआ है? तो भारत और अमेरिका के मध्य। चलिए कुछ अभियान और सम्मेलन देख लेते हैं। देखिए स्टिडफास्ट नून, यह जो है एक परमाणु युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन पश्चिमोत्तर यूरोप में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? पश्चिमोत्तर यूरोप में किया गया है। नाटो के सदस्य देशों के द्वारा यह आयोजन किया गया है। एक संगठन के रूप में नाटो के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। प्रस्थान अभ्यास, इसका आयोजन कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र में किया गया है। यह आयोजन भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में किया गया है। यह एक जो है अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है। क्या नाम है? प्रस्थान अभ्यास। चलिए देखते हैं। देखिए ऑपरेशन मेघ चक्र, इसको जो है सीबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट है बरामा डेफ एक्सपो 2022, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन जो है गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। तो ये जो है द्विवार्षिक आयोजन है। इसका थीम है पाथ टू प्राइड। इसमें जो है HTT-40 स्वदेशी ट्रेनर विमान का अनावरण किया गया है, जिसे हॉल के द्वारा डिजाइन किया गया है। हॉल अर्थात जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह,
तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह प्रतिवर्ष 4 से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम है अंतरिक्ष और स्थिरता। देखिए कुछ महत्वपूर्ण चर्चित दिवस हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम है आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट, आवर फ्यूचर। देखिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है इंडियन एयर फोर्स ट्रांसफार्मिंग फॉर द फ्यूचर। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं। चलिए अब खेल से संबंधित कुछ घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ है और इसमें महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में हिमा दास और द्युति चंद को पछाड़ करके ज्योति यारा जी ने स्वर्ण पदक जीता है, जो कि आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। रोहित शर्मा 400 T20 खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। याद रखिएगा, पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। और सबसे ज़्यादा T20 खेलने वाले कौन हैं? तो वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड हैं, जिन्होंने 614 T20 मैच खेला है। चलिए देखते हैं। देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। क्लब फुटबॉल में 700 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। देखिए इसका आयोजन गुजरात के 6 शहरों में किया गया है। कहाँ पर? गुजरात में किया गया है। राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा और भावनगर में। लेकिन जो है इसका समापन आयोजन कहाँ पर हुआ है? सूरत में हुआ है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें जो है 2 नए खेलों को शामिल किया गया है, एक है योगासन और दूसरा है मल्लखंभ। सर्वाधिक पदक जो है महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार साजन प्रकाश को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट हाशिका रामचंद्र बनी है, हाशिका रामचंद्र। सबसे कम उम्र के पदक विजेता 10 वर्षीय जो कि मल्लखंभ के खिलाड़ी हैं, सौरजीत खैरे, ये जो है सबसे कम उम्र के पदक विजेता हैं। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा 36वां कहाँ पर हुआ है? गुजरात में हुआ है और 37वां गोवा में आयोजित होगा। महिला T20 एशिया कप 2022 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है। भारत ने इसको जो है जीत लिया है, 7वीं बार चैंपियन बना है भारत। किसको हरा करके? श्रीलंका को हरा करके। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को चुना गया है और प्लेयर ऑफ द मैच रेणुका सिंह बनी है। ईरानी कप 2022, इसका आयोजन BCCI के द्वारा गुजरात के राजकोट में किया गया है। इसका विजेता शेष भारत है, जबकि उप विजेता सौराष्ट्र है। देखिए बैलोन डी और पुरस्कार, इसका आयोजन 2022 में पेरिस में हुआ है। पुरुषों की श्रेणी में करीम बेंजेमा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं। और महिलाओं की श्रेणी में स्पेनिश फुटबॉलर एलेक्सिया पुटेलस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। सबसे ज़्यादा 7 बार यह पुरस्कार लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। ISSF विश्व चैंपियनशिप, इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में हुआ है और शीर्ष स्थान पर चीन है,
जिसने जो है 27 स्वर्ण पदक के साथ कुल 58 पदक जीता है। और दूसरे स्थान पर भारत है जो 12 स्वर्ण पदक सहित 34 पदक जीता है। अस्ताना ओपन यह कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुआ है। इसका विजेता नोवाक जोकोविच है जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग का किसे प्रदान किया गया है? हरमनप्रीत सिंह को, भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। और महिला वर्ग का फेलिस एल्वर्स को प्रदान किया गया है जो कि नीदरलैंड की हॉकी खिलाड़ी हैं। FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ है। विजेता है अमेरिका लगातार चौथी बार और कुल 11वीं बार। उपविजेता कौन है? चीन है। तो अमेरिका ने चीन को हरा करके यह विश्व कप जीत लिया है। चलिए देखते हैं। बर्लिन मैराथन 2022 यह जो है जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुआ है। इसका विजेता है केन्याई धावक एलियूड किपचोगे। कौन है? एलियूड किपचोगे। और महिला विजेता कौन है? इथोपिया की टिगिस्ट असेफा। क्या नाम है? टिगिस्ट असेफा। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 का विजेता कौन है? तो रेड बुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज हैं। कौन है? सर्जियो पेरेज। मियामी ग्रांड प्रिक्स 2022 इसका विजेता नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टापेन है। कौन है? मैक्स वर्स्टापेन। तो ये जो है आपका अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। इसका PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 7002874440 इस नंबर पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप करके आप जो है इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।